हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं मॉब साइको 100 के एपिसोड 12 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक फ्लैश हो रहेगी उस प्लेलिस्ट की, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया होगा। तो चलिए इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पहले वाला एपिसोड एंड हुआ होता है। साकुरा रेगन पर एक अटैक करता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद मॉब कहता है कि मैं किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता था और इसीलिए मैं किसी से फाइट भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया है कि अगर मैंने फाइट नहीं की तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि कभी कभी भाग जाना भी ठीक होता है। और तभी रेगन उठ जाता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और रेगन साकुरा से कहता है कि मुझे ऐसे मत डराओ यार, मुझे एक सेकंड के लगा था कि तुम मुझे सच में ही काट दोगे। और तभी रिसु कहता है कि ये अभी तक खड़ा कैसे है। और तभी रेगन कहता है कि ये कटाना तो सच में एक प्लास्टिक का खिलौना ही है। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उस फ्लोर को कौन सी ट्रिक से काटा था। और ये देखकर टैरू भी कहता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी साकुरा गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे सिर को ही काट दूंगा। और फिर वो उसकी गर्दन पर अपनी तलवार मारता है, लेकिन रेगन कुछ नहीं होता और वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है सुनो, असली एडल्ट्स कभी भी खिलौने वाली स्वॉर्ड से नहीं खेलते। और फिर वो उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है। और तभी मासु साकुरा से कहता है कि साइड हो जाओ और फिर वो अपनी इविल स्पिरिट को उसकी तरफ भेजता है और उसे देखकर रेगन पूरी तरह से डर जाता है और वो मॉब से कहता है कि प्लीज कुछ करो। और तभी वो स्पिरिट उसको एक पंच मारती है, लेकिन रेगन को कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर मासु अभी शॉक में आ जाता है और फिर रेगन एक पंच मारता है और वो इविल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है और मासु उस इंपैक्ट से वहां से दूर हो जाता है। और तभी मुराकी अपने क्लोन्स बनाकर उसके ऊपर अटैक करता है और ये देखकर टैरू उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन रेगन अपने हाथों को इधर से उधर हिलाता है और वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। और वो कहता है कि ये क्या था, कोई नए तरीके की 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। और ये देखकर मुराकी भी पूरी तरह से डर जाता है। और तभी इशिगुरो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस तरह की ताकत वाला इंसान भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और हमें इसे मारना होगा ताकि ये हमारी दुनिया पर कब्जा करने वाले गोल के बीच में ना आए। और फिर रेगन उससे कहता है कि तुम सभी लोग फ्रॉड हो क्योंकि तुम लोग इसी तरीके की मैजिक ट्रिक्स यूज कर रहे हो। और फिर वो उनकी तरफ चलकर आने लगता है और वो इशिगुरो से कहता है कि क्या तुम वो ब्लैक और वाली चीज फिर से करोगे। और फिर इशिगुरो बहुत सारे ब्लैक और बना लेता है और ये देखकर रिसु और टैरू भी डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये इन्हें संभाल पाएगा। तभी रेगन चलता चलता कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो और वो अपने मन में कहता है कि आज तो मैं बहुत ही अच्छे शेप में लग रहा हूँ। और मॉब भी कहता है कि मास्टर सच में अमेजिंग है। और उसके बाद नरेटर बोलता है और वो कहता है कि कभी कभी भाग जाना भी ठीक होता है। जब मॉब ने ये शब्द रेगन के मुंह से सुने तो उसके दिल में एक रिएक्शन हुआ और उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव एनर्जी बन रही थी उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और वो टेम्परेरी तौर पर रेगन के शरीर में चली गई और जिसके कारण मॉब सक्सेसफुली भाग पाया और वो रिफ्रेशिंग फील कर पा रहा है और उसके दिल में सिर्फ उसके मास्टर के लिए ग्रेटिट्यूड ही बचा है। और फिर हम रेगन को देते हैं जो कि उन ब्लैक गॉर्क्स को सिर्फ अपने हाथों से ही रोक रहा होता है जैसे कि वो कुछ भी नहीं हो। और फिर इशिगुरो अपने मन में सोचता है कि मेरे और जिस भी चीज को टच करते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन ये इंसान उन्हें सिर्फ अपने हाथों से ही रोक रहा है। और इस इंसान को हो क्या गया जो कि कुछ टाइम पहले भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी बॉडी का यूज करना होगा। और फिर वो अपनी बॉडी को पावर अप करता है और उसे एक जोरदार टैकल मारता है और रेगन बहुत ही दूर जा गिरता है और फिर वो उसकी आर्म को पकड़ लेता है, उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिसके कारण रेगन हवा में उड़ जाता है और इशिगुरो उड़कर उसके पीछे आ जाता है और फिर वो दोनों हाथों को जोड़कर उसे एक टैकल मारता है जिसके बाद रेगन जमीन पर गिर जाता है। एक बहुत ही बड़ा वाला इंपैक्ट क्रिएट होता है और फिर इशिगुरो से कहता है कि अभी तक होश में हो। मुझे तो नहीं लगता, भले ही तुम कितने भी पावरफुल एस्पर क्यों ना हो, लेकिन तुम एक्सीलेंट नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर रूल करने की इच्छा ही नहीं है। तुम्हारे इतने ताकतवर होने का रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया है क्योंकि तुम अभी भी अपनी पावर्स को छुपा रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ मैं तुमसे अलग हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा है, मैं इस दुनिया में ऊपर और ऊपर जाना चाहता हूँ। और तभी रेगन उससे कहता है कि मेरे ऊपर से हटो, तुम्हें मेरे ऊपर बैठकर बात नहीं करनी चाहिए। और फिर इशिगुरो कहता है कि इतना मोटा एनर्जी का बैरियर, इसी वजह से पहले मेरे ब्लैक और को कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि जिसे वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे वो उनकी लिमिट से ज्यादा पावरफुल था। और तभी रेगन उसका मुंह पकड़ लेता है, कहता है कि तुम्हें किसी ने ये बताया नहीं कि जब किसी से बात कर रहे हो तो अपना मास्क उतार देना चाहिए। और फिर वो उसे फेंक देता है और वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उसका मास्क रेगन के हाथ में आ जाता है। तभी रेगन कहता है कि मेरे पास इतनी ताकत कहां से आई। और फिर वो मॉब की तरफ देखता है और कहता है कि क्या वो ये सब कर रहा है, लेकिन तभी साकुरा उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन रेगन को कुछ नहीं होता। और वो उससे कहता है कि तुम्हारी उम्र के लोगों को खिलौनों के साथ नहीं खेलना चाहिए। और फिर साकुरा उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या पता, ये सोसाइटी एक नर्क है, मुझे लेक्चर देना बंद करो क्योंकि तुमने सिर्फ इसकी अच्छी साइड ही देखी है। जब मैं पैदा हुआ था मेरे मॉम डैड ने मुझे छोड़ दिया था, मैं अकेला था, एक हैप्पी फैमिली और एक माँ की कुकिंग, मैंने ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और अनाथालय में भी मुझे बहुत ही बुली किया जाता था और मैं इस दुनिया को बहुत ही गाली देता था और सभी के खिलाफ मेरे अंदर बहुत ही गुस्सा
गुस्सा था और इसी कारण मैंने अपनी पावर को अनलॉक किया और इसी कारण मैं बच पाया। और फिर वो रेगन को छोड़ देता है और कहता है कि ये कैसी लुक है, मुझे ऐसे मत देखो। और फिर रेगन एक सीरियस लुक देता है और वो साकुरा से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तो साकुरा कहता है कि क्या ये भी मेरी तरह है। और फिर रेगन कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 4th ग्रेड में था और मैं अपने घर में ये बताना भूल गया था कि आज स्पोर्ट डे है और इसलिए उस दिन मैं अकेला ही था जिसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। तो साकुरा उससे कहता है ये तो तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। तो रेगन उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता रहा हूँ जिस दिन मुझे अकेला फील हुआ था। और ये बात सुनकर साकुरा पूरे गुस्से में कहता है अपनी बेवकूफ सी स्टोरी को मेरी वाली के साथ कंपेयर करना बंद करो। और फिर वो अपनी जुगान एयर गन निकालता है और कहता है कि ये मेरा अल्टीमेट वेपन है और फिर वो उससे फायर करता है, लेकिन रेगन उसे एक ही हाथ से दूर फेंक देता है। और फिर साकुरा डरा हुआ अपनी स्प्रे निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हें नींद में सुला दूंगा। और उसके बाद वो उसके ऊपर स्प्रे कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और ये देखकर साकुरा भी घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। और तभी मुराकी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रेगन का बैरियर उसे बचा लेता है और वो कहता है चलो भी फिर से, तुम लोगों के पास साइकिक पावर्स है लेकिन तुम फिर भी इन्हें बेवकूफी वाले कामों के लिए क्यों यूज कर रहे हो। और ये सुनकर मुराकी रुक जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। और फिर रेगन बोलता है कि तुम सभी लोग छोटे बच्चों के जैसे हो जिनके हाथ में एक चाकू दिया गया है और मुझसे ये चीज देखी नहीं जा रही। और फिर मुराकी उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम हो कौन। और तभी रेगन उसके माथे की तरफ उंगली कर कहता है कि ये तुम्हारे माथे पर क्या है। तो मुराकी अपना सिर साइड में कर लेता है और कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर उसके कंधों पर लगे उन पैड्स पर हाथ लगाकर कहता है कि ये क्या है। तो मुराकी कहता है कि ये मेरे शोल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और फिर रेगन कहता है कि ये सभी फैशन वाली चीजें हैं, इनका कोई काम नहीं है, मैंने सही कहा ना। और ये बात सुनकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर रेगन उनसे कहता है तुम लोगों को गलत आइडिया लग गया है। चाहे तुम लोगों के पास कैसी भी स्पेशल पावर हो, लेकिन तुम लोग सिर्फ इंसान ही हो। लेकिन तुम लोगों ने ये चीज कभी भी रियलाइज नहीं की और तुम लोग अपनी पावर के नशे में इतना डूब गए थे कि तुम लोगों ने एक सपना देख लिया। तुम लोग दुनिया को जीतना चाहते हो, लेकिन अभी तक तुमने इसे पूरी तरह से देखा भी नहीं है। तुम्हें कोई भी फॉलो नहीं करेगा अगर उन्हें ये बात पता चल गई। और मुझे तुम लोगों पर हंसी आ रही है। और फिर वो मुराकी से कहता है कि पहले अपने ये शोल्डर पैड्स को हटाओ और बड़े बनो। और फिर वो साकुरा से कहता है कि तुम सोसाइटी से भागना चाहते हो, मैंने सही कहा ना, लेकिन उससे पहले तुम्हें रियलिटी में जीना सीखना होगा और यही तुम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर मुराकी उससे कहता है कि क्या तुम हमें फिर से कॉमनर बनने का बोल रहे हो। और ये बात सुनकर रेगन भी बौखला जाता है और कहता है कि तुम लोग अभी भी नहीं समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम जरा एक बार सोच कर देखो, तुम खुद को क्या समझते हो। तुम लोग पहले से ही कॉमनर हो, तुम लोग इस दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। और फिर वो उनके पास आकर बोलता है कि मैं भी एक कॉमनर हूँ और मैं तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर हूँ और अब मुझे बताओ कि तुम लोग इससे क्या बन जाते हो। और फिर मुराकी अपने घुटनों पर आ जाता है और वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। और इसु अपने मन में कहता है कि इसने उनके सभी भ्रमों को तोड़ दिया है और ये उन्हें असली दुनिया में वापस ले आया और उनके सारे सपने तोड़ दिए। और तभी टैरू कहता है कि तुम्हारे मास्टर तो कमाल के हैं। तो माँ मुस्कुरा कर हाँ बोल देता है। और तभी हमें एक आवाज सुनने को मिलती है और वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से झूठ है। और हम देखते हैं कि वो इशिगुरो होता है और उसे देखकर साकुरा कहता है तो ये है इशिगुरो का असली चेहरा, ये कितना बूढ़ा लग रहा है। और मुराकी कहता है कि मुझे तो ये एक लड़की लगता था क्योंकि इसकी आवाज लड़कियों वाली थी। और फिर इशिगुरो कहता है कि तुम सभी लोग नॉर्मल इंसानों के जैसे हो, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, क्या तुमने ये ही कहा था। तो रेगन हाँ कहता है। तो इशिगुरो कहता है कि ये सच नहीं है, हम लोग स्पेशल है और हम लोग बाकी इंसानों से भी ऊपर हैं। और तभी रेगन कहता है कि तुम इन बातों पर इसलिए यकीन कर रहे हो ताकि तुम आगे बढ़ते रहो। तो इशिगुरो कहता है कि मैं इन्हीं पावर के साथ पैदा हुआ, तो इन्हें दूसरे लोगों को दिखाने में क्या गलत है, इस दुनिया को बदलने में क्या दिक्कत है। मेरे लिए तुम सभी लोग बंदरों से अलग नहीं हो, मैं स्पेशल हूँ लेकिन फिर भी इस दुनिया में रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ। तुम लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए। इस दुनिया को मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मेरी पूजा करनी चाहिए। लेकिन तभी मॉब कहता है कि तुम गलत हो, साइकिक पावर होने से तुम पॉपुलर नहीं हो जाते। तो रेगन मॉब की तरफ हाथ करके कहता है कि क्या तुमने सुन लिया, इससे तुम कभी भी पॉपुलर नहीं हो पाओगे। और ये सुनकर वो पूरी तरह से बौखला जाता है और वो कहता है कि मैं इस पूरी बिल्डिंग को इरेज कर दूंगा और सब कुछ फिर से शुरू करूंगा। और फिर वो एक बहुत सी बड़ी एनर्जी की बॉल बना लेता है। और रेगन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी पावर खत्म होगी। और वो मॉब से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी सी पावर दोगे। लेकिन मॉब भी कहता है कि मेरे पास भी अब कोई पावर नहीं है। और फिर वो सभी लोग उस बॉल की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन तभी इशिगुरो के मुंह पर एक पंच पड़ता है और हम देखते हैं कि वो पंच शो ने मारा होता है, जिसके कारण वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और फिर वो शो के ऊपर एक ब्लैक ऑर्ब फेंक देता है, लेकिन शो अपने हाथों को घुमाता है और उस ब्लैक ऑर्ब को दूर फेंक देता है। और वो कहता है कि ये सच में एक ब्लैक होल नहीं है और क्योंकि ये साइकिक पावर से बना है तो मैं इसे लड़ सकता हूँ। और फिर वो अपनी फिंगर्स को नीचे करता है, जिसके कारण इशिगुरो जमीन पर चिपक जाता है। और फिर शो उसके एक जोरदार पंच मारता है और कहता है सॉरी ग्रैंडपा, तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो मॉब की तरफ उंगली कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हुआ हूँ, तुम एक कायर हो। और ये सुनकर मॉब भी थोड़ा सा चौंक जाता है। और फिर शो कहता है कि 7 डिवीजन खत्म होने वाली थी और मुझे यहाँ पर बस इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया था
ताकि मैं किसी ऐसे काम के इंसान को ढूंढ सकूं जिससे कि मैं हेडक्वार्टर वापस ले जा सकूं। लेकिन बदकिस्मती से तुम में से कोई भी इसके लायक नहीं है, कम से कम अंदर वालों में से तो नहीं। और फिर वो रिसु की तरफ देखता है और ये देखकर रिसु भी उसकी तरफ देखने लग जाता है और फिर वो सभी को बाय कहकर वहां से गायब हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर मासू आता है और कहता है कि अब टाइम आ गया है, सभी इविल स्पिरिट्स अब एक हो चुकी हैं और पॉइजन जार भी अब कंप्लीट हो चुका है। और लेकिन मुराकी उससे कहता है कि मासू अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि चलो बाहर आओ मार्शमैलो। और वो जार टूट जाता है और उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है। लेकिन उस धुएं से डिम्पल बाहर आता है और वो उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। और फिर वो सभी लोगों के पास वापस आता है और उनसे कहता है कि मैंने अपनी कुछ पावर वापस पा ली है और मैं अब तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। लेकिन मॉब उससे कहता है कि सब खत्म हो गया। और फिर डिम्पल कहता है कि तुम्हारा मतलब क्लाइमेक्स मेरे बिना ही पूरा हो गया। और तभी रेगन कहता है कि ये क्या चीज है, ये एक इविल स्पिरिट है। और ये सुनकर डिम्पल भी चौंक जाता है और कहता है कि ये मुझे कैसे देख पा रहा है जबकि मैं अपने विजिबल फॉर्म में भी नहीं हूँ। और तभी मुराकी कहता है कि ये लोग बहुत ही ताकतवर हैं। लेकिन साकुरा कहता है कि नहीं, हम कमजोर हैं और मुझे लगता है कि ये लोग ही क्लॉ को इस दुनिया पर कब्जा करने से रोक पाएंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर मॉब सुबह बेड से उठता है और ब्रश कर स्कूल के लिए तैयार होकर निकलता है। लेकिन तभी वहाँ पर इशू आ जाता है और वो भी उसके साथ चलता है और वो दोनों बातें करते स्कूल पहुंच जाते हैं। और इधर क्लास में मॉब की नजर सुबोमी पर पड़ती है और उसे देखकर वो कहता है कि सुबोमी कितनी क्यूट लग रही है। लेकिन तभी सुबोमी उसकी तरफ देखती है और ये देखकर मॉब घबरा जाता है। और तभी उसके पीछे खड़ी मिज़ाटो भी उसे कहती है कि तुम उसको बहुत ज्यादा देखते हो। और तभी मॉब घबरा कर पीछे मुड़ जाता है और फिर मिज़ाटो उसे कहते हैं कि तुम पैनिक भी बहुत होते हो। और फिर वो उससे कहते हैं कि लड़कियों की तरफ देखना तो ठीक है लेकिन आज वो दिन है जब तुम मुझसे बात करोगे। लेकिन घबराया हुआ मॉब कहता है कि मुझे आज बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब में जाना है। और मिज़ाटो उससे कहती है तो ठीक है, हम उसके बाद कर लेंगे। तुम फिर मॉब कहता है कि मुझे उसके बाद अपने काम पर जाना है। और ये देखकर मिज़ाटो उससे कहती है कि चलो भी, तुम मुझे कब सब कुछ बताओगे। और उसके बाद हम लोग एक पार्क में रिसु और शिंजी को देखते हैं और शिंजी रिसु से कहता है कि कल रात तुम्हारा बड़ा भाई आया था। तो रिसु कहता है कि उसे क्या चाहिए था। तो शिंजी कहता है कि तुम भी बहुत सी चीजों से गुजरे हो, हम दोनों कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गए थे और अब मैं जाकर ओनिगावारा और बाकी सबसे माफी मांगूंगा। और रिसु कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा क्योंकि इसके बाद सभी स्टूडेंट तुमसे हेट करने लग जाएंगे। तो शिंजी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरी ही गलती थी कि मैंने ऐसे बेवकूफ वाले काम किए और वैसे भी अब मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो ओनिगावारा के पास जाते हैं और वो उसे सब कुछ बता देते हैं। और जेसन को ओनिगावारा कहता है तो वो तुम लोग थे जिन्होंने वो रिकॉर्डर वाली चीज की थी, वो सच में एक डरावनी चीज थी लेकिन ये बात मुझे पहले से ही पता थी और अब ये चीज इतनी मैटर भी नहीं करती। तो रिसु से कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है ओनिगावारा। तो ओनिगावारा कहता है कि लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं दोषी हूँ या नहीं, असल में ये प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग मुझे क्लास से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे और अब मुझे एहसास हो गया कि मेरे आसपास के लोग मुझे कितना हिट करते हैं और मेरा दिल भी कितना कमजोर था। और फिर वो रिसु की तरफ उंगली कर कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान था, उसे लग रहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि मैं तुम पर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैंने इसे जाने दिया क्योंकि तुम हमारे शेडो लीडर के छोटे भाई जो हो और मैं भी उसी की तरह ग्रो होना चाहता हूँ। और फिर वो बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब वालों के साथ भागने चल पड़ता है और तभी उनके पास से हाफता हुआ मॉब निकलता है और उसे देखकर शिंजी कहता है कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है ना और ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी गिरने वाला है। तो रिसु उससे कहता है कि मेरा भाई जितना दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग। तभी शिंजी कहता है लेकिन वो तो बेहोश हो चुका है और हम देखते हैं कि मॉब नीचे गिर चुका होता है। और इधर क्लब रूम में टॉमी गेम खेल रही होती है और सारुटा उसे कहता है कि प्रेसिडेंट क्या अपने टेलीपैथ्स को ढूंढने में हार मान ली है। तो टॉमी कहती है कि मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है और मैं कोई ऐसी लीड को ढूंढ रही हूँ जिससे मैं उन्हें ढूंढ सकूं और मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए। तो इनिकावा उससे कहता है कि मैंने इंटरनेट पर बहुत ढूंढा लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो टॉमी उठकर उसके ऊपर चलाकर बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि हम उन्हें इतनी आसानी से ढूंढ लेंगे। और तभी मुशाशी आता है और फिर वो सभी लोग खड़े हो जाते हैं और टॉमी कहती है कि मॉब चलो भी, तुम फिर से बेहोश हो गए और वो इनिकावा को पानी लाने को बोलती है। और उसके बाद हम लोग अवेकनिंग लैब का सीन देखते हैं और वहाँ पर सभी लोग आए होते हैं और असाई मित्सुरा से कहता है कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। तो होशिनो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अभी तक साइकिक पावर का पीछा नहीं छोड़ा है। तो मित्सुरा कहता है कि असल में मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया, इसने बुलाया है। और तभी वहाँ पर टैरू आता है और वो सभी को हेलो बोलता है और कहता है कि तो तुम हो यहाँ के रिसर्च सब्जेक्ट, तुम्हारी पावर सभी भी कमजोर है लेकिन हम उन्हें ताकतवर बनाएंगे। और फिर मित्सुरा कहता है कि ये हानाजावा है, ये उन लोगों में से एक है जो उस दिन ऑर्गेनाइजेशन से लड़े थे। और तभी टैरू उनसे कहता है कि क्या कहते हो, तुम लोग मेरे साथ और ताकतवर बनना चाहोगे क्योंकि हमने क्लॉक इस डिवीजन को हरा दिया है लेकिन वो अपना नेक्स्ट मूव जल्दी ही चलेंगे और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा ताकि हम खुद की सुरक्षा कर पाएं। फिर होशिनो कहता है कि कागेयामा उस रात सारी ग्लोरी ले गया और हम लोगों ने तो सिर्फ मामूली सी ही हेल्प की थी। और फिर वो कहता है कि चलो गाइस हम लोग ये कर सकते हैं और बाकी के सभी लोग भी हाँ बोल देते हैं। और उसके बाद हम लोग रेगन के ऑफिस में देखते हैं वहां पर निप्पल आया होता है और रेगन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर
कर रहे हो। और डिम्पल उससे कहता है कि मुझे शिगेरो ने यहाँ भेजा है क्योंकि वो ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से थक गया था और वो तुम्हारी स्पिरिट की एक्सरसाइज करने में हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अब उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुमने अपनी साइकिक पावर को जो अनलॉक जो कर लिया है। तो लेकिन उससे कहता है कि वो सब मॉब की पावर्स थी और मेरे पास सिर्फ उसकी इतनी ही पावर है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। फिर डिम्पल उससे कहता है तो इसका मतलब है कि तुम पहले वाले कौन आर्टिस्ट ही हो। और जिस सुनकर रेगन उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही रूड स्पिरिट हो और वो फिर उससे कहता है कि चलो आज तुम मेरी मदद करो। तो डिम्पल कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो रेगन उससे कहता है कि तो तुम इसलिए यहाँ पर आए हो क्योंकि अगर मॉब को सिर्फ इतनी सी बात कहनी होती तो वो फोन पर भी कह सकता था। तभी डिम्पल उससे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे समझ के आ रखा है। तो रेगन उससे कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मॉब के काम करने वाले लड़के हो। तो डिम्पल उससे कहता है कि मैं एक हाई लेवल इवल स्पिरिट हूँ। और उसके बाद हम लोग मॉब को डिनर करते हुए देखते हैं और उसे शो की कही हुई वो बात याद आती है जिसमें वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, तुम कायर हो। और फिर मॉब सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उसने मुझे ऐसा कहा, क्या मैंने कोई गलती की है। और तभी वो स्पून को बेंड कर देता है और उसकी मॉम उसे फिर से डांटती है। लेकिन उसके डैड उसका फिर से साथ देते हैं और फिर रिसु स्पून को उठाकर अपनी साइकिक पावर से उसे सीधा कर देता है। और ये देखकर उसकी मॉम भी थोड़ा शॉक हो जाती है और फिर रिसु अपना स्पून मॉब को दे देता है और ये देखकर मॉब कहता है कि चलो छोड़ो भी उस बात को। और उसके बाद हम लोग फोन बजता देखते हैं और शो उसे उठाता है और फोन पर कहता है कि सॉरी मैंने अपना फोन गिरा दिया था। और 7 डिवीजन पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बाहर के कुछ एस्पर्स ने यहाँ पर घुसपैठ की और सभी अपर एचेलॉन के मेंबर्स को हरा दिया और डिवीजन लीडर इशिगिरो भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और उन्होंने बाकी के सोल्जर्स को भी हरा दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिससे वो बात कर रहा था वो इंसान एक कार में बैठा होता है लेकिन उसका फेस अंधेरे में होता है और वो शो से कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मैं तुमसे इंस्पेक्शन की रिपोर्ट मांग रहा हूँ। और तभी शो कहता है कि तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन पर इतना घमंड कर रहे हो वो इस दुनिया में सबसे बेस्ट नहीं है और वहाँ पर रहना बंद करो और जल्दी से जापान वापस आ जाओ, तुम बेवकूफ फादर कहीं के। और तभी वो कहता है कि हाँ बहुत जल्द। और इसके साथ ही ये एपिसोड और फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी कर दें। और नेक्स्ट सीजन की एक्सप्लेनेशन मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलती है एक और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।